नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो है संविधान। ये शब्द हम सब सुनते हैं, पर इसका असली मतलब वो क्या है? हाँ, ये सवाल अहम है। अक्सर लोग इसे बस एक मोटी सी कानून की किताब समझते हैं। बिल्कुल। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी के कुछ अंशों की मदद से इसी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही है कि संविधान असल में क्या है, ये क्या काम करता है, और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है संविधानवाद। संविधानवाद? हाँ, ये शब्द भी सुना है। तो संविधान और संविधानवाद में क्या रिश्ता है, ये भी समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि संविधान होना एक बात है और संविधानवाद होना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये संविधान शब्द ही कहाँ से आया, ये इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूएरे से आया है। कॉन्स्टिट्यूएरे? हाँ, कॉन्स्टिट्यूअर। इसका मतलब होता है स्थापित करना या गठित करना। तो यूँ समझिए कि ये वो चीज़ है जो किसी राजनीतिक व्यवस्था को, किसी सरकार को स्थापित करती है। अच्छा, मतलब ये वो नींव है जिस पर पूरी सरकारी इमारत खड़ी होती है। हाँ, नींव भी है, और सिर्फ ढांचा ही नहीं बनाती, ये वो सिद्धांत भी तय करती है जिनके आधार पर वो सरकार चलेगी, और सरकार और जो लोग हैं, नागरिक, उनके बीच का रिश्ता कैसा होगा, ये भी परिभाषित करती है। इसीलिए शायद इसे देश का मौलिक कानून या सरकार का साधन भी कहते हैं। बिल्कुल सही। ये सबसे ऊंचा कानून है जिससे बाकी कानून अपनी वैधता पाते हैं, और सरकार चलाने का, कह सकते, औजार है ये। कई विचारकों ने भी तो इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, जैसे गिलक्रिस्ट या गेटेल। उनकी बातों में क्या खास है? हाँ, कई परिभाषाएं हैं और सब लगभग एक ही बात कहती हैं। जैसे गिलक्रिस्ट ने कहा कि ये नियमों या कानूनों का वो समूह है जो सरकार का संगठन और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल तय करता है। संगठन और शक्तियों का इस्तेमाल। हाँ, और गिचेल ने कहा कि ये वो मौलिक सिद्धांत हैं जो राज्य का रूप, सरकार की शक्तियों का बंटवारा, उनके इस्तेमाल का तरीका और सरकार व शासितों के बीच संबंध तय करते हैं। और केसी वेयर, उनका नाम भी आता है? हाँ, वेयर इसे सरकार की पूरी प्रणाली मानते हैं, मतलब नियमों का वो संग्रह जो सरकार को स्थापित भी करे और ये जरूरी है, नियंत्रित भी करे। नियंत्रित करना, ये शब्द बार बार आ रहा है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सिर्फ सरकार बनाता नहीं, उस पर लगाम भी लगाता है। अच्छा, तो ये तो हुई परिभाषा। अब ये असल में करता क्या है, मतलब इसके काम क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं? इलियट ब्लॉमर ने कुछ गिनाए हैं शायद। हाँ, ब्लॉमर ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। इनसे पता चलता है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज क्यों नहीं है। पहला तो ये राजनीतिक समुदाय की सीमाएं तय करता है। सीमाएं मतलब देश की हदें? हाँ, भौगोलिक सीमाएं भी, और ये भी कि कौन इस समुदाय का हिस्सा है, कौन नागरिक है। फिर ये समुदाय की प्रकृति और उसके मूल्य क्या हैं, ये भी बताता है। हाँ, प्रकृति और मूल्य। जैसे कि क्या देश लोकतांत्रिक होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, ये सब बातें। ये एक तरह से राष्ट्र की पहचान बन जाता है। उसके आदर्श क्या हैं, ये बताता है। अच्छा। और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, वो भी यहीं से आते हैं। बिल्कुल, ये नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य घोषित और परिभाषित करता है। साथ ही जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, संसद, न्यायपालिका वगैरह, उनको स्थापित करता है, उनके नियम तय करता है। और शक्तियों का बंटवारा, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच। हाँ, अगर संघीय व्यवस्था है जैसे भारत में, तो शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, ये भी संविधान ही तय करता है। कुछ संविधान तो देश के सामाजिक या आर्थिक लक्ष्य भी तय कर देते हैं। तो ये तो सच में सिर्फ कानून नहीं, एक तरह से देश का विजन डॉक्यूमेंट हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बताता है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। ये भविष्य का नक्शा भी है। ये बहुत दिलचस्प है। अब अगला सवाल, क्या सारे संविधान एक जैसे होते हैं, या एक अच्छे संविधान में क्या गुण होने चाहिए? लक्ष्मीकांत में कुछ गुणों का जिक्र है। हाँ, गुण तो कई बताए गए हैं। जैसे पहला है संक्षिप्तता, ब्रेविटी, मतलब बहुत लंबा चौड़ा न हो, सटीक हो। ठीक है, संक्षिप्त हो। और फिर स्पष्टता, क्लैरिटी, भाषा ऐसी हो जो आसानी से समझ आए। उलझी हुई भाषा से भ्रम होता है। हाँ, ये तो है। वकीलों की भाषा कई बार आम आदमी को समझ नहीं आती। हाँ, तो स्पष्टता जरूरी है। फिर निश्चितता, डेफिनेटनेस, मतलब बातों का एक निश्चित अर्थ निकले ताकि व्याख्या में ज्यादा गुंजाइश ना रहे। व्यापकता भी शायद एक गुण है, मतलब सब कुछ कवर करे। हाँ, व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सरकार की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, मुख्य बातें सब आ जानी चाहिए।
और उपयुक्तता भी बहुत जरूरी है। उपयुक्तता मतलब? मतलब वो देश के अपने हालात, उसका इतिहास, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, उसके हिसाब से ठीक बैठे। कहीं और का बढ़िया संविधान जरूरी नहीं कि यहाँ भी काम करे। सही बात है। और स्थिरता? हाँ, स्थिरता। राइट। संविधान ऐसा हो जो राजनीतिक स्थिरता लाए, लोग उसका आदर करें। ऐसा ना हो कि हर कोई उसे आसानी से बदल दे। लेकिन अगर बिल्कुल बदले ही ना तो समय के साथ बेकार नहीं हो जाएगा? समाज तो बदलता है। यहीं पर 7वां गुण आता है, अनुकूलनशीलता। अच्छा। संविधान को गतिशील होना चाहिए, जड़ नहीं। उसे बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलना आना चाहिए। इसीलिए इसे जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो स्थिरता और अनुकूलनशीलता, हाँ, इन दोनों में संतुलन साधना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, यही सबसे मुश्किल संतुलन है। न इतना कठोर कि बदल न सके, न इतना लचीला कि स्थिरता ही न रहे। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब जरा ये देखते हैं कि दुनिया भर में संविधान कितने अलग अलग तरह के होते हैं। इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं? कई आधार हैं वर्गीकरण के। एक तो ये है कि संविधान बना कैसे। क्या वो धीरे धीरे ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ, जिसे इवॉल्व्ड कहते हैं? जैसे ब्रिटेन का? हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन का संविधान कोई एक दिन में बना नहीं, वो सदियों की परंपराओं, कानूनों, अदालती फैसलों से बना है। और दूसरा है निर्मित संविधान। ये वो है जो बनाया जाता है, जैसे भारत का। हाँ, जो एक निश्चित समय पर किसी खास संस्था जैसे संविधान सभा द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है। अमेरिका का, भारत का, ये सब निर्मित संविधान है। ठीक है। और एक और बहुत आम वर्गीकरण है लिखित और अलिखित। हाँ, लिखित और अलिखित। लिखित में ज्यादातर प्रावधान एक या कुछ दस्तावेजों में संहिताबद्ध होते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, जापान। और अलिखित जैसे यूके का, क्या वहां कुछ लिखा ही नहीं होता? ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा नहीं होता, मतलब ये है कि कोई एक केंद्रीय दस्तावेज नहीं होता जिसमें सब कुछ हो। नियम कानून बिखरे होते हैं, संसद के बनाए कानून, अदालतों के फैसले, और बहुत अहम हिस्सा होता है परंपराओं और प्रथाओं का। यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल इसके उदाहरण हैं। अच्छा। फिर एक वर्गीकरण है संशोधन के आधार पर कठोर और लचीला। हाँ, ये लॉर्ड ब्राइस ने दिया था। कठोर रिजिड और लचीला फ्लेक्सिबल। कठोर वो जिसमें संशोधन के लिए खास मुश्किल प्रक्रिया चाहिए, जो आम कानून बनाने से अलग हो, जैसे अमेरिकी संविधान। और लचीला? लचीला वो जिसमें संशोधन उसी प्रक्रिया से हो जाता है जिससे आम कानून बनते हैं, जैसे ब्रिटिश संविधान। संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है। और भारत का, वो कहाँ आता है इसमें? भारत का संविधान इस मामले में बहुत अनूठा है। ये न तो पूरी तरह कठोर है, न पूरी तरह लचीला। ये दोनों का मिश्रण है। मिश्रण कैसे? देखिए, कुछ हिस्से हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, तो वो लचीलापन हुआ। कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनके लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 सदस्यों का वोट जो उपस्थित और मतदान कर रहे हों, और वो सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा भी हो। ये कठोरता की तरफ है। और कुछ के लिए तो राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, जो संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधान हैं उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी है, तो ये इसे और कठोर बनाता है। तो भारत में जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्तर की कठोरता और लचीलापन है। ये तो काफी सोच समझ कर बनाया गया लगता है। अच्छा, एक और वर्गीकरण है संघीय और एकात्मक। हाँ, संघीय फेडरल और एकात्मक यूनिटरी, ये शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है। संघीय संविधान में राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार और क्षेत्रीय यानी राज्य सरकारों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। दोनों अपने अपने दायरे में काम करते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, भारत। और एकात्मक में? एकात्मक संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में ही होती हैं। अगर क्षेत्रीय सरकारें हों भी तो वो केंद्र के अधीन होती हैं। उन्हें शक्तियां केंद्र से मिलती हैं और केंद्र वापस भी ले सकता है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। भारत को तो संघीय कहते हैं, पर कई बार लगता है केंद्र ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, इसीलिए भारत की व्यवस्था पर बहस होती है। इसमें संघीय व्यवस्था के लक्षण तो हैं, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन इसमें कई मजबूत एकात्मक लक्षण भी है, जैसे आपातकाल में सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, एक ही नागरिकता है, वगैरह। तो फिर ये क्या है? इसीलिए केसी वियर जैसे विद्वानों ने इसे अर्ध संघीय यानी क्वाजी फेडरल कहा है। मतलब नाम का संघीय
पर झुकाव एकात्मकता की तरफ ज्यादा है। एक और वर्गीकरण का जिक्र था, प्रक्रियात्मक और निर्देशात्मक। ये क्या है? हाँ, ये इलियट बल्मर का वर्गीकरण है। प्रक्रियात्मक संविधान वो है जो मुख्य रूप से सरकार की कानूनी और राजनीतिक संरचनाएं तय करता है और अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब कैसे सरकार चलेगी, इस पर जोर। और निर्देशात्मक संविधान इससे आगे जाता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि सरकार को कुछ खास सामाजिक या आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। वो एक दिशा निर्देश देता है। अच्छा, तो ये सारे वर्गीकरण हमें दुनिया की अलग अलग शासन व्यवस्थाओं को समझने में मदद करते हैं? हाँ, ये समझने में कि हर देश अपनी जरूरत और इतिहास के हिसाब से अलग तरह का संविधान अपनाता है। चलिए अब उस अहम मुद्दे पर आते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी, संविधानवाद। आपने कहा था कि संविधान होना और संविधानवाद होना ये दो अलग बातें हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी देश में संविधान हो सकता है, एक दस्तावेज हो सकता है जिसे संविधान कहा जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ संविधानवाद भी हो। ऐसा कैसे? मतलब अगर संविधान है तो सोचिए, कोई तानाशाह है, वो एक दस्तावेज बनाता है, उसे संविधान का नाम देता है और उसमें लिख देता है कि सारी शक्तियां उसी के पास होंगी, वो जो चाहे कर सकता है। तो तकनीकी रूप से वहां संविधान तो है ना? एक दस्तावेज है। हाँ, है तो। लेकिन क्या वहां संविधानवाद है? नहीं, क्योंकि संविधानवाद का मूल विचार है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये सिद्धांत की सरकार की शक्तियां असीमित नहीं हो सकती, उन पर अंकुश होना चाहिए। अच्छा, तो संविधानवाद का मतलब है सरकार पर सीमाएं होना, मनमानी ना कर पाना। बिल्कुल। संविधानवाद मनमानी शक्ति का, आर्बिट्ररी पावर का दुश्मन है। ये कहता है कि शासन किसी व्यक्ति या समूह की इच्छा से नहीं, बल्कि कानून के अनुसार चलना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। सरकार खुद कानून के दायरे में बंधी हो। तो संविधान एक औजार हो सकता है संविधानवाद को लागू करने का, लेकिन सिर्फ संविधान का होना गारंटी नहीं है। एकदम सही कहा आपने। संविधानवाद के लिए संविधान एक जरूरी शर्त है। आप बिना नियमों के सीमाएं कैसे तय करेंगे? लेकिन सिर्फ संविधान का होना काफी नहीं है। वो संविधान वास्तव में सरकार को सीमित करने वाला होना चाहिए और उसका पालन भी होना चाहिए। तो संविधानवाद एक तरह की विचारधारा है, एक दर्शन। हाँ, बिल्कुल। ये एक राजनीतिक दर्शन है। जैसे फ्रेडरिक ने कहा, ये सरकार पर प्रभावी नियंत्रणों की प्रणाली है। रूसैक ने कहा कि ये सीमित सरकार है, मनमानी सरकार के उलट। और वेयर ने भी कुछ कहा था इस पर। हाँ, वेयर ने कहा कि ये सिर्फ संविधान द्वारा शासन से बढ़कर है। ये मनमाने शासन के विपरीत कानून के अनुसार शासन है। ये बेमा ने भी यही कहा कि शासक जब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो नियमों और सिद्धांतों के अधीन होने चाहिए। ये बात तो सच में बहुत गहरी है। सिर्फ दस्तावेज से कुछ नहीं होता। असल चीज है कि सरकार अपनी हदों में रहे। बिल्कुल। और लोगों की आजादी तभी सुरक्षित रहती है जब सरकार की शक्ति सीमित हो। असीमित शक्ति हमेशा खतरनाक होती है। लुई हेनकिन ने संविधानवाद के कुछ तत्व या विशेषताएं बताई हैं। वो क्या हैं? उनसे शायद और साफ हो जाए कि संविधानवाद असल में दिखता कैसा है। हाँ, हेनकिन ने 8 मुख्य तत्व बताए हैं जो संविधानवाद को मजबूत करते हैं। पहला, लोकप्रिय संप्रभुता यानी शक्ति का स्रोत जनता हो। ठीक है, जनता की शक्ति। दूसरा, कानून का शासन, कानून सर्वोच्च हो, सब उसके अधीन हो, सरकार भी। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार जो जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो। जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार। चौथा, शक्तियों का पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग हो और उनमें नियंत्रण और संतुलन हो ताकि कोई एक अंग हावी न हो जाए। चेक्स एंड बैलेंसेस जिसे कहते हैं। हाँ, वही। पांचवा, स्वतंत्र न्यायपालिका जो बिना किसी डर या दबाव के संविधान और कानून की रक्षा कर सके। छठा, सेना पर नागरिक नियंत्रण। ये क्यों जरूरी है? ताकि सेना राजनीति में दखल ना दे और लोकतांत्रिक सरकार ही सर्वोच्च रहे। सातवां, पुलिस का कानून और न्यायिक नियंत्रण के अधीन होना, मतलब पुलिस भी मनमानी ना कर सके। और आखिरी और आठवां, सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान और उनकी सुरक्षा। तो ये 8 चीजें मिलकर ये पक्का करती हैं कि सरकार अपनी सीमाओं में रहे और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। हाँ, ये तत्व एक ढांचा बनाते हैं जहां संविधानवाद फल फूल सकता है। जहां ये तत्व कमजोर होते हैं वहां संविधानवाद भी कमजोर होता है, भले ही संविधान कितना भी अच्छा क्यों न लिखा हो। तो आज हमने एम लक्ष्मीकांत के इन अंशों के जरिए संविधान की अवधारणा को समझा। ये क्या है, इसके काम क्या हैं, इसके प्रकार और एक अच्छे संविधान के गुण
गुण क्या होने चाहिए। हाँ, और हमने ये भी देखा कि स्थिरता और लचीलेपन के बीच संतुलन कितना नाजुक और जरूरी है। और फिर हमने संविधानवाद के गहरे मतलब को समझा कि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि सीमित, जवाबदेह और कानून के अनुसार चलने वाली सरकार का सिद्धांत और व्यवहार है। बिल्कुल, सार यही है कि संविधान ढांचा देता है और संविधानवाद उस ढांचे में जान डालता है। ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति का इस्तेमाल सही दिशा में हो। ये जानकारी वाकई किसी भी नागरिक के लिए या जो भी भारतीय शासन व्यवस्था को समझना चाहता है उसके लिए बहुत बुनियादी और महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने लिखित और अलिखित संविधानों की बात की। यूके का संविधान अलिखित है, भारत का लिखित। आपको क्या लगता है, क्या यूके जैसे देश में जहां नियम स्पष्ट रूप से एक जगह लिखे नहीं हैं, परंपराओं और बिखरे कानूनों पर ज्यादा निर्भरता है, वहां संविधानवाद को बनाए रखना यानी सरकार को सीमित रखना स्वाभाविक रूप से ज्यादा मुश्किल होता होगा? या शायद आसान, क्योंकि परंपराएं ज्यादा लचीली हो सकती हैं। हाँ, यही सवाल है। जब नियम पत्थर पर नहीं लिखे होते तो उनकी व्याख्या कैसे होती है, सीमाएं कैसे तय होती हैं? क्या ये ज्यादा जोखिम भरा है या ज्यादा अनुकूलनीय? इस पर जरूर सोचिएगा। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस गहरी और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।